शादी की तारीख पक्की कर दी गई थी। अम्मा रज्जो की शादी की बात को लेकर बहुत खुश थी, पर मन ही मन वह उदास रहने लगी। उन्हें अपना गुजरा हुआ वक्त याद आने लगा। शादी के बाद जब वह ससुराल आई थी तो पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। वह मदन के दद्दा के लिए खाना लेकर खेत जाया करती। दयाराम ने रात दिन बगिया लगवाई, मेहनत करके कई खेत खरीदे। सड़क के किनारे वाला खेत उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय था। उन्होंने इसमें एक सुंदर बगिया भी लगवाई जिसमें आम, अमरूद, जामुन, नींबू, केला, कटहल इत्यादि के विभिन्न पेड़ थे। उन्होंने खेतों के मेड़ में सुंदर सुंदर गुलाब के फूल भी लगवाए। कभी कभी इन गुलाबों के पेड़ों से फूल तोड़कर वह मदन की अम्मा के कानों में लगा देते थे। दयाराम की मौत के बाद यह खेत मदन की अम्मा को भावनात्मक रूप से उनके पति से जोड़ता। वह दिन में एक बार इन खेतों का चक्कर जरूर लगाती। ऐसा करने से वह खुद को अपने पति के नजदीक महसूस करती। वही सोचती कि यदि वह खेत बिक गया तो वह अपने पति को ऊपर जाकर क्या मुंह दिखाएंगी और किस तरह से वो महसूस करेंगी अपने पति को। शादी तय हो जाने के बाद खेत को बेचने की तैयारी होने लगी। छोटे गांव के ही मुन्ना भाई के साथ शहर के एक सेठ से मिल गए। सेठ ने आसपास गांव की कई एकड़ जमीन खरीद रखी थी और इनका जमीन का सौदा भी हो गया, वो भी 35 लाख रुपए में। सब समय समय का खेल होता है। नई पीढ़ी बिना मेहनत के लिए सब कुछ सुख भोगना चाहती है। उसे सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी चाहिए। पूर्वजों के परिश्रम की कीमत का आकलन वह नहीं कर पा रही। कैसे रात दिन कष्ट सहकर पूर्वज मेहनत करते थे और अपने आगे वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य देने की कोशिश करते थे, इसका अंदाजा नई पीढ़ी को बिल्कुल नहीं है। आज की पीढ़ी के पास सोचने समझने का ज़्यादा वक्त ही नहीं है। वह बेचैन है, उससे आने वाली पीढ़ियों की नहीं बल्कि अपनी चिंता है। वह जीना चाहती है भरपूर झकास तरीके से, एकदम बिना बिंदास, बिना किसी परेशानी और तनाव के। छोटे इतने पैसे पाकर खुश हो गए। इस पैसे से सारा ऋण चुक जाएगा और रज्जो की शादी भी धूमधाम से हो जाएगी। बचे हुए पैसे कहीं सस्ती ज़मीन भी खरीद लेंगे। कुल मिलाकर हमारे पास पहले के बराबर ही ज़मीन भी हो जाएगी। लड़के वालों ने कुछ मांग की नहीं थी, अतः शानदार स्वागत होना चाहिए, मदन ने छोटे और भूरे से कहा। जरूर भैया। छोटे ने अपने कमरे में आकर सारी बात पत्नी को बड़े विस्तार से बताई। वह हर काम में पत्नी से सलाह मशवरा जरूर करते। गांव घर में कुछ लोग छोटे को मेहरारू के गुलाम भी कहते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था और वो किसी बात पर परवाह नहीं करते थे। हाँ, अम्मा भी जब कभी कभी गुस्से में उन्हें जोरुआ गुलाम कहती तब उन्हें जरूर थोड़ा कष्ट होता था। पैसे का जुगाड़ हो जाने से छोटे को बड़ी राहत महसूस हुई। दई दे बुलावा राधे का अवध ना हो, दई दे बुलावा राधे का, राधे बिन होरी का खेली अवध मा हो। दई दे बुलावे राधे का, मिलकर होरी सब खेलब अवध मा हो। दर्दे बुलावो राधे का। छोटे खुश होकर फाग गाने लगे। फाग फसल के पकने के समय गाया जाता है। शुरुआत बसंत से होती है और फिर होलिका दहन से अगले कुछ दिन तक इसे गाया जाता है। सब लोग एक दूसरे के घर जाकर मिलते हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों का यह एक मुख्य लोकगीत है, पर आज की नई पीढ़ी फगुआ में रुचि नहीं लेती है। फगुआ भी अब इतिहास बनने की कगार पर है। रबी की फसल की कटाई व गहाई हो जाने के बाद शादी की तैयारियां चालू कर दी गई। सभी नाते रिश्तेदारों को निमंत्रण दिया जाने लगा। ददन, छोटे और भूरे सब जगह जाकर अपने हाथों से निमंत्रण कार्ड दे रहे थे। तैयारी में लगे रहने से दिन कैसे बीत गया इसका पता ही नहीं चला। आखिर वह शुभ दिन आ ही गया जब ददन के घर बारात का आगमन हुआ। करीब 200 बाराती थे। बारात बस में आई। दूल्हे के लिए फूलों से सजी पुरानी मारुति कार थी। जन्माष्टमी से लेकर ददन के घर तक बारातियों से दुलदुल घोड़ी नचवाई। नए लड़कों ने फिल्मी नाच किया। पैलन दुबे और पौवा ठाकुर ने खूब मस्त होकर नाचा। यह घराती थे, मगर ज्यादा पी लेने से बारातियों की तरफ से नाचने लगे थे। पैलन दुबे और पौवा ठाकुर को मजबूरी में अपने पूर्वजों की जमीन बेचनी पड़ी। दोनों को इस बात से गहरा सदमा लगा और वह निराशा की गर्त में चले गए। इसी समय गलत संगति की वजह से उन्हें शराब पीने की आदत पड़ गई। इसके बाद उनकी बची हुई जमीन शराब की लत की वजह से बिक गई। अब वह अपने क्षेत्र में नौटंकी करते हुए जीवन व्यतीत कर रहे थे। दोनों दिल से बहुत साफ हैं और दूसरों की भलाई के लिए हर समय तैयार रहते हैं। हमरे दुआरे पिपरिया के बिरबा, कुसुम चौ आधी रात, देहना मोरी माया सोने की टुकनिया, फुलुब विनय हम जाब, फुलबा बिन बिन कोट लगायो, मोरे बाबुल चुनरी रंगाओ। गांव की औरतें बियाह गा रही थी। बैंड बाजा, दुलदुल घोड़ी, बढ़िया पकवान, क्या क्या व्यवस्था नहीं किया था मदन ने। मदन की व्यवस्था बारातियों से 20 ही थी, 19 नहीं। द्वार पूजा छोटे ने करवाई। द्वार पूजा के बाद बारातियों को भोजन के लिए ले जाया गया। रात्रि के भोजन के समय औरतें आंगन में एक तरफ बैठकर बारातियों के लिए गारी गा रही थी। बारातियों के लिए खाने की पंगत आंगन में ही लगवाई गई, क्योंकि गर्मी के मौसम में ओसारी के अंदर बड़ी गर्मी हो जाती थी। आंगन में रात्रि को खुले आसमान का चांद कुछ शीलता प्रदान करता था। मैं तो खेलन गई बारू रेत, मुदरिया मोरी होई रे गिरी। मैं तो ससुरा जगायो आधी रात, सास मोरी गारी देत उठी। मैं तो जेठा जगायो आधी रात, जेठानी मोरी गारी देती उठी। सलगे बारी थी अह अनपढ़ कि अंग्रेजी सारे जान नहीं। मुर्गा बनावा ई सबका, ABCD पढ़ावा ई सबका कि अंग्रेजी सारे जाने नहीं। 1 2 पढ़ावा ई सबका, ये अंग्रेजी सारे जाने नहीं।
बाराती अपने लिए गारी सुनकर बहुत हंस रहे थे। सबने भोजन का जमकर आनंद भी लिया। मदन ने 20 प्रकार के व्यंजन बनवाए, खट्टे मीठे नमकीन तीखे और मिश्रित स्वाद के अलग अलग व्यंजन। खाने के बाद बढ़िया बंगला पान। बाराती ऐसे प्रेम भरे स्वागत से गदगदा गए। इससे पहले आसपास के क्षेत्र में ऐसा स्वागत उन्होंने कभी ना सुना था और ना देखा था। बाराती लड़के के पिता को बधाई दे रहे थे, इतना बढ़िया नाते रिश्तेदार मिला है। धन्य हो राम सहोदर, धन्य हो, ऐसा दिलदार समधी मिला है। विदाई में भी बहुत सा सामान दिया गया और सभी बारातियों को पूरे 50-50 रुपए विदाई। बुजुर्गों को धोती और कुर्ते का कपड़ा अलग से। झुंकुर मुंकुर दिया 12-12 सगली रात। बाबू के चौपाल माया उनकी झांपी सांजय, सांजय सगली रात। डम डम डोल बज रहा है। इसी गीत के साथ रज्जो की विदाई हो गई। मदन की आंखों में आंसू थे, पर इसमें बेटी की विदाई के दुख के साथ साथ उसके अच्छे घर में जाने की खुशी भी शामिल थी। वो अपनी लड़कियों को बहुत मानते थे। अम्मा ने भी रज्जो को गले लगाकर आशीर्वाद दिया। वो बहुत ही खुश थी कि रज्जो को अच्छा घर मिला। सभी नाते रिश्तेदार के आने के कारण घर में चहल पहल बनी हुई थी। अम्मा सभी के साथ मिलजुल कर रहने की कोशिश करती, पर जमीन बिकने की बात से वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी थी। उन्हें लग रहा था कि उनके पति उन्हें दोबारा छोड़कर चले गए। रज्जो ने दादी से गले लगकर रोते हुए वादा किया कि वह जल्दी उनसे मिलने वापस आएगी। उसने दादी को अपना ख्याल ठीक से रखने को कहा। बस दैया अघोर शादी के अगले दिन अपनी पूरी मंडली के साथ पहुंचा और खूब पूरी तरकारी खाई। शादी ब्याह की खबरें अघोर जरूर सुनते हैं। चारों तरफ की जमीन बिक जाने से गांव की गली गली अब बदली बदली सी लगती। गांव का नक्शा पूरी तरह बदल गया। खेत बट बट कर छोटे होते जा रहे थे। ऐसा लगता मानो खेत भी अपने बंटवारे से दुखी। आखिर बार बार बिकना कौन चाहता है। बड़े बुजुर्गों को गांव की यह दशा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वह व्यथित और असहाय महसूस करते, भीष्म की तरह। विदाई का दिन रोने धोने में ही चला गया। आज वह भी रोए जिनकी आंखों में कभी आंसू नहीं आते थे। कोई भी आंसू की बूंद नकली नहीं थी। लाउड स्पीकर अभी भी बज रहे थे। लोग लाउड स्पीकर गाना अपने घर में सुन रहे थे। लाउड स्पीकर उत्सव के समय ही बजाया जाता था। इसमें बजने वाले गाने जरूर उत्सव और समय के अनुसार नहीं रहते। देवी पूजा में भी फिल्मी गीत ही बजाए जाते। भूरे ने कुछ साल इस व्यवसाय में भी हाथ जमाया था। वह हारमोनियम अपने हाथों से बजा लेते थे, वह भी पूरी धुन से। परिवार वालों का रात्रि का भोजन मदन के घर में ही था। मदन की अम्मा ने रात का खाना नहीं खाया। बहुत परेशान थी वो। घर वाले सबको खिला पिलाकर सो गए। सबने सोचा कि मिठाई वगैरह खा लेने से अम्मा का पेट खराब हो गया है। उत्सव के समय वह मीठा कुछ ज्यादा ही खा लेती थी, खासकर रसगुल्ला, जलेबी और बूंदी। सुबह सब लोग कुछ देर से उठे। 2 दिन की मेहनत ने सबको थका दिया था। शादी के दिन घर वालों को पूरी रात जागना जो पड़ता है। अम्मा भी सोकर नहीं उठी थी। जब काफी देर हो गई तो बड़ी पुतोहू यानी बड़ी बहू ने उन्हें जगाने के लिए उनके कमरे में जाना ठीक समझा। उसने पाया कि अम्मा हमेशा के लिए सो गई हैं और अब वह कभी नहीं उठेंगी। उनकी सांस ही नहीं चल रही थी और वो परलोक सिधार चुकी थी और हृदय भी उनका धक धक नहीं कर रहा था, यानी उनकी आत्मा अब शांति पा चुकी थी। मदन छोटे और बुरे को जब यह खबर लगी तो वह दौड़कर अपनी अम्मा के पास पहुंचे और वहीं बैठकर दहाड़े मारकर रोने लगे। और बेटी की शादी के चक्कर में जो जमीन बेची थी, उस जमीन के टुकड़े के चक्कर में ही एक औलाद को अपनी माँ से भी दूर होना पड़ा।